आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 21 में एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, क्लासियस क्लैपेरॉन। क्लासियस क्लैपेरॉन टॉपिक का नाम है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 11, मेरे पास 2018 का पेपर है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा हुआ है राइट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो दिए गए हैं आपको टोटल 6 दिया गया है और 6 में से आपको सिर्फ 3 पर शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें से मैं आपको इन्वर्जन टेम्परेचर करवा दिया हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी करवा दिया हूँ, बाकी का भी मैं करवाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में धीरे धीरे मैं करवाता रहूँगा। फिलहाल के लिए ये वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होने जा रहा है। और आप देखेंगे क्वेश्चन ये जो आपका जो 6वां पार्ट है, 6th पार्ट, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सेम इसी तरीके से आप देखेंगे आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये इसका मतलब ये हुआ कि क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, और इसके एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन भी आप 3-4 एप्लीकेशन इसका भी बता दीजिए हेडिंग डाल के, पॉइंट बाय पॉइंट आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी के आंसर को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। धैर्य बना करके पूरा लास्ट तक ठीक तरीके से देखिएगा, जैसा कि आप लोग हर वीडियो को ही करते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। चलिए आते हैं सीधे आंसर पर। हम आंसर को स्टार्ट करें इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों की इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के बारे में एक झलक आपको दिखा दूं, तो शायद आप लोगों को पता चल जाए कि इस टॉपिक को आपको कितना बारीकी से लेना है और कितने ठीक तरीके से इसको आपको पढ़ना है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप देखेंगे 2009 में पूछा, ये 2012 में इसके बाद पूछा, 10 और 11 में नहीं पूछा, 2 साल छोड़ करके आप देखेंगे 2012 में पूछा, और बाकायदे 5 नंबर में या सी वाले सेक्शन में, यानी 7.5 नंबर में ऑप्शन में करके आपसे पूछ रहा है, मतलब 4 से 5 नंबर तो आपको इस टॉपिक से मिलने ही मिलने हैं। 2012 के बाद 13 को छोड़ करके आप देखेंगे 14 में पूछा, और 14 के बाद 15 को छोड़ करके 16 में पूछा, लेकिन 16 के बाद आप देखेंगे 17, 18, 16, 17, 18 बिल्कुल लगातार पूछ लिया हुआ है। आप अपना पलट करके प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिलेगा। 18 के बाद का डेटा मेरे पास नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे कि 18 के बाद पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसके आगे का डेटा देख लेंगे। आप इतने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आप ये नहीं बोल के चल सकते हैं कि अगर पिछले साल पूछा है तो इस साल नहीं पूछेगा। ये बिल्कुल आप देखेंगे कि लगातार में भी पूछ सकता है, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक बिल्कुल लगातार में भी पूछ सकता है, और गैप कर करके भी पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर साल के लिए, आप किसी भी साल में पेपर देने जा रहे हो, हर साल आपको ये जो आपका क्लैपेरॉन इक्वेशन है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसको आपको ठीक तरीके से तैयार करके जाना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ जाना चाहिए कि इस बार आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि इस बार आ ही जाए। तो आते हैं इसके आंसर पर। इसके आंसर को आप कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता क्या है। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन अप्लीकेबल टू इक्विलिब्रियम ऑफ एनी फेज ऑफ सेम सब्सटेंसेज, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इतने ही 3 ही लाइन में आपका बिल्कुल ऐसे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अप्लीकेबल होता है। किस पर अप्लीकेबल होता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट। जनरली आप देखेंगे जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसके इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, तो कोई भी एक आपका सब्सटेंस के जिसका अलग अलग फेज भी आप ले सकते हैं, मतलब अलग अलग फेज में, सेम सब्सटेंस के अलग अलग फेज में आप देखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट को दर्शाता है, और इसी पर अप्लाई किया जाता है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। सेम सब्सटेंस का अलग अलग फेज बोल सकते हैं, लिखा है एनी फेज, तो एनी फेज का मतलब उसके किसी भी फेज में, है ना, किसी भी रिएक्शन का आप देखेंगे कई फेज बनता है ना, कई फेज बनता है, तो उसके किसी भी फेज में आप इस क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को अप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी वैसे हम लोग वो भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा।
फिलहाल के लिए क्लासियस इक्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन अप्लीकेबल टू इक्विलिब्रियम ऑफ एनी फेज ऑफ सेम सब्सटेंसेज, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के किसी भी फेज के इक्विलिब्रियम स्टेट में हम लोग इसको चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स थी क्लासियस क्लैपेरॉन के बारे में, जो आपको शुरुआत यहीं से अपने आंसर की करनी है। सपोज अ सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 फेजेज, जैसा कि हम आपको बोले हैं कि एक ही सब्सटेंस के कई फेजेज हो सकते हैं, एक ही रिएक्शन के कई फेजेज हो सकते हैं। तो उसमें मान लेते हैं कोई एक सिंगल सब्सटेंस है, हालांकि यहाँ पे सब्सटेंस की ही बात की जा रही थी, रिएक्शन की बात नहीं की जा रही थी, ठीक है। तो अ सिंगल सब्सटेंस, मान लेते हैं कोई एक सिंगल सब्सटेंस है, एग्जिस्ट इन 2 फेजेज, जो 2 फेज में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है भाई? दो फेज में एग्जिस्ट करता है। और पहले फेज का नाम दे लेते हैं ए, और दूसरे फेज का नाम दे लेते हैं कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी, पहले फेज का नाम कैपिटल ए और दूसरे फेज का नाम कैपिटल बी। और किस में है? तो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, और दोनों ही ये जो फेज हैं एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि दोनों में जो सब्सटेंस का अमाउंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। जब ए इक्वल टू बी हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। कब इक्वल हैं? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे भैया? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब हो गया कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब डेल टी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि उसमें जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। और डेल्टा का मतलब होता है, वैसे डेल नहीं है, डेल्टा है, डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो डेल्टा का मतलब होता है कि चेंज। हम आपको पहले ही बता चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कि जब भी फिजिकल केमिस्ट्री में डेल्टा आपको दिखाई दे तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो डेल्टा टी का मतलब है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू में 0। एंड वैसे ही सेम टू सेम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, पी लिख दिया गया, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसका मतलब डेल्टा पी इक्वल टू भी 0, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक सब्सटेंस है जिसके 2 फेज हैं, फेज नंबर 1 को हम लोग ए बोल रहे हैं और 2 को हम लोग बी बोल रहे हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। और कब इक्विलिब्रियम स्टेट में है? तो जब उनका टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा है और साथ में कोई प्रेशर चेंज भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर भी आपका कांस्टेंट है। सीधे सीधे बोलें तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर ए और बी किसी एक ही सब्सटेंस के 2 फेज हैं जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अगर उस सब्सटेंस का हम कंसीडर करते हैं कि सिर्फ 1 मोल ले रहे हैं, कितना मोल भैया? 1 मोल ले रहे हैं, तो इज ट्रांसफर्ड, क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा? तो फ्रॉम अ फेज टू द अदर फेज, फ्रॉम अ फेज टू द अदर फेज का मतलब ये होगा कि किसी एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र होगा। चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज डेल्टा डी पी इक्वल टू में 0 एंड डी टी इक्वल टू में 0। अब इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या लिखा है कि अगर जिस सब्सटेंस को हम लोग लिए हैं उस सब्सटेंस का 1 मोल कंसीडर किया जाए तो उस 1 मोल में आप देखेंगे वो ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा? तो फ्रॉम अ फेज टू अदर फेज, यानी कि पहले फेज से लेकर के दूसरे फेज में ट्रांसफ़र होगा, यानी पहले फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र होगा। और कब ट्रांसफ़र होगा? विद द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे लिख दीजिएगा विद द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब है कि अगर अभी तो क्या था? डेल्टा टी इक्वल टू 0 था, डेल्टा पी इक्वल टू 0 था। इसका मतलब कोई टेम्परेचर चेंज नहीं अलाउ है, कोई प्रेशर चेंज अलाउ नहीं है, यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं अपने मन से, सब कुछ बिल्कुल कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, मतलब मन की मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो लेकिन यहाँ पर मन की मर्जी चलेगी कि जब दोनों कांस्टेंट है तो बिल्कुल एकदम वो फेज आपका रुका हुआ था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था। लेकिन ज्यों ही आपने चेंजिंग किया, किस में चेंजिंग किया? प्रेशर में भी और टेम्परेचर में भी। जो भी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में चेंजिंग आई, तो चेंजिंग आते ही आप देखेंगे पहले फेज से दूसरे फेज में वो सब्सटेंस ट्रांसफ़र होने लगेगा।
और चेंज को दर्शाने के लिए यहाँ पर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और डिफ्रेंसिएशन करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे डीपी और यहाँ पे लगा देंगे डीटी। यहाँ पे जो भी डेल्टा था तो डेल्टा हटा करके यहाँ पर डीपी और डीटी कर देंगे, यानी कि डीपी इक्वल टू 0 और डीटी इक्वल टू 0। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर भी 0 से ही स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि उसमें चेंजिंग लेकर के आएंगे। ठीक है, जब आप उसमें टेम्परेचर और प्रेशर जब चेंज करेंगे तो अपने आप देखेंगे सब्सटेंस इधर से उधर जाने लगेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए चावल बनाते हैं या मान लीजिए चाय बनाते हैं। आप चाय को बिल्कुल क्या करिए, आप चाय पानी लीजिए, उसमें मतलब पानी लेते हैं, आप चाय पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं, सब बिल्कुल ये सारा मटेरियल एकदम नंबर 1 का डाल करके चाय पे गैस के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, गैस के ऊपर आप रख देंगे तो आप बताइए क्या कुछ होगा। आपको गैस अभी चालू करने के लिए हम नहीं बोले हैं, तो आप बताइए क्या चाय होगा? चाय बिल्कुल नहीं होगा। खोलेगा? नहीं खोलेगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर आपका वहाँ पर कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपका बिल्कुल क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि आपका रूम टेम्परेचर पर चाय रखा हुआ है, और रूम टेम्परेचर आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चाय नहीं होगा। और प्रेशर भी कांस्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है, एटीएम जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है वो भी बिल्कुल कांस्टेंट है। इसका मतलब चाय तो आपका नहीं होने वाला है, मतलब आपको बिल्कुल ऐसे ही रहना पड़ेगा, सिर्फ देख देख करके उसका मज़ा लेना पड़ेगा चाय का। सही में तो पीने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कांस्टेंट नहीं करते हैं। आप देखिए ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं गैस के ऊपर, जो गैस सिलेंडर आपका होता है। तो आप क्या करते हैं, गैस सिलेंडर के अंदर देखिए गैस भी बिल्कुल भरी पड़ी है ना, भरी पड़ी है बिल्कुल, लेकिन उसको निकलने आप नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसका भी टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल कॉन्स्टेंट पे रखा हुआ है, यानी कि उसमें भी आप ना ही टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और ना ही प्रेशर चेंज कर रहे हैं, उसको ऑफ करके रखे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो भी बिल्कुल कांस्टेंट है, और बाहर से जो टेम्परेचर लग रहा है वो भी रूम टेम्परेचर है, तो वो भी आपका कांस्टेंट है। तो कुछ नहीं होने वाला है वहाँ से भी, यानी कि गैस ना ही निकल करके आएगी और ना ही आपका चाय होगा। तो आपने क्या किया कि आपने दिमाग लगाया कि कुछ दिमाग लगाते हैं, चाय को बनाते हैं, और आपने गैस का जो स्विच होता है उसको मान लीजिए आपने ऑन कर दिया, ऐसे घुमा करके आपने ऑन कर दिया। और जो ही आपने ऑन किया, इसका मतलब पता है आपने क्या किया, आपने प्रेशर को चेंज कर दिया। पता कैसे? क्योंकि आप जानते हैं जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं गैस की, तो गैस के अंदर का जो प्रेशर बना हुआ है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन जो ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो वो स्विच ढीली हो जाती है, और ढीली होने की वजह से जो आपका जो बाहर का वायुमंडलीय जो दाब है वो कम होता है, और आप जानते हैं गैस के अंदर का जो प्रेशर होता है, दाब प्रेशर जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होने लगेगा, यानी कि अंदर का जो मटेरियल है उसको आप फेज 1 मान लीजिए, और जो आपका बाहर का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसको आप फेज़ 2 मान लीजिए। तो आप मान लीजिए तो आप देखेंगे गैस के अंदर से, यानी फेज 1 से निकल करके, ये जो आपका फेज 1 है, फेज 1 से निकल करके फेज 2 में आने लगेगा। गैस अपने आप गैस सिलेंडर से निकल करके दूसरे फेज में यानी कि आराम से आने लगेगा, और आकर के आपका जो स्टोव होगा, जो आपका चूल्हा होता है जिस पे आप लोग रख करके बनाते हैं, उसमें बाकायदे आ जाएगा। और यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा होता है, उसको भी आप जब यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप प्रेशर चेंज कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर भी प्रेशर चेंज कर दे तुरंत उसमें से गैस निकलने लगेगा, और जब निकलने लगेगा तो आपने माचिस जलाया, और माचिस जलाने के बाद वहाँ पे लगा दिया। तो इसका मतलब अब आपने क्या किया, अब आपने वहाँ पर चाय नहीं बनाया, अब आपने वहाँ पर टेम्परेचर को जो कांस्टेंट पड़ा हुआ था उसको आपने चेंज किया। अब आपने टेम्परेचर को चेंज किया। आप देख पा रहे हैं, आप पहले प्रेशर को चेंज किए और अब आप जा कर के टेम्परेचर को चेंज किए, और जो ही आपने टेम्परेचर चेंज किया चाय बिल्कुल आपका उबलने लगा, क्योंकि चाय को हीट मिलने लगी। टेम्परेचर आपने मतलब गैस आपने ऑन कर दिया, उसको जला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर उसको मिलने लगा जो आपका बर्तन था जिसमें चाय रखा हुआ था, और ऑब्वियस सी बात है आपका चाय बनने लगा, खौलने लगा, बॉयल होने लगा। और थोड़ी देर बाद उसमें से जो सुगंध थी यानी कि महक थी एकदम मज़ेदार बिल्कुल आने लगी, और आप एकदम मुंह में पानी आ गया, बस जल्दी से बने और घटाघट एकदम बिल्कुल लेने लगे। तो एकदम तैयार हो गया समझिए चाय। आपने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट था उसको आपने चेंज किया, टेम्परेचर कांस्टेंट था उसको आपने चेंज किया, और आपने देख लिया कि किस तरीके से एक फेज से दूसरे फेज में मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। वैसे आप देखेंगे चाय के अंदर जो आपने मटेरियल डाला हुआ था वो भी बिल्कुल अभी एक ही सब्सटेंस था। वो मान लो पूरा का पूरा आपका एक सब्सटेंस था, वो भी बिल्कुल कांस्टेंट पड़ा हुआ था, क्योंकि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर रखा हुआ था। लेकिन जो ही आपने गैस को ऑन किया और टेम्परेचर आपने उसको दिया, तुरंत आप देखेंगे उसमें से वो बॉयल होने लगा, और बॉयल होने के बाद उसमें से कुछ वाटर वेपर और मतलब आप देखते हैं ना उसमें से भाप टाइप का निकलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से भी एक फेज में से दूसरे फेज में आप देखेंगे चीज़ें ट्रांसफ़र होने लग जा रही हैं, यानी कि आपका जो बर्तन था, बर्तन में से कुछ मटेरियल निकल करके इन्वायरमेंट को आप दूसरा फेज मान लीजिए, यानी कि वातावरण जो बाहर का है उसमें बिल्कुल
आने लगता है, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में आने लगता है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जब तक टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है तब तक कुछ नहीं होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। लेकिन जो ही आप टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजिंग लेकर के आते हैं, तुरंत जो आपका मटेरियल है वो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र होने लगता है। अब आते हैं कुछ कैलकुलेटिव देखते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो आपने गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा हुआ है, तो गिब्स फ्री एनर्जी वहाँ पर जीरो होगी। कब जीरो होगी? जब शुरुआत में, एकदम बिल्कुल जब शुरुआत में, मतलब आप ऑन ही करने वाले हैं उस टाइम की, जो यानी कि डी पी इक्वल टू भी जीरो है और डी टी इक्वल टू बिल्कुल जीरो है, यानी कि अभी टेम्परेचर भी जीरो पर ही है और प्रेशर भी जीरो पर है, अभी चेंजिंग आई नहीं है। एकदम इनिशियल स्टेट में आप देखेंगे जो उसका गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी डेल्टा जी होगी, उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो अब डेल्टा जी का मतलब है कि डेल्टा यहाँ पे लगा हुआ, डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। तो किस में चेंजिंग होगी? आप दो फेज माने हैं, फेज ए और फेज बी माने हैं, इसका मतलब कि डेल्टा लगने का मतलब होता है कि हम आपको बताए थे फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, तो फाइनल आपका बी है और इनिशियल आपका ए है, यानी कि जी बी में से जी ए घटा देंगे और इक्वल टू में जीरो तो लगा ही है। तो जाहिर सी बात है, इसको जब आप इस साइड लेकर के जाएंगे तो इधर माइनस था, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि जी बी इक्वल टू जी ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो बी की गिव्स फ्री एनर्जी ए वाले फेज की गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके भी यहाँ पे छोड़ देंगे। दस द मोलर फ्री एनर्जी, वैसे यहाँ पे जो जी है इसको मोलर फ्री एनर्जी बोला हुआ है, बात वही है। देखिए गिव फ्री एनर्जी बोल लीजिए या फिर मोलर फ्री एनर्जी बोल लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिलहाल के लिए आप समझने की कोशिश करिए। तो मोलर फ्री एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज सेम इन टू फेजेज। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अलग लिखा हुआ है, टू अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए टू अलग है और इन आपका अलग है। तो इन टू फेजेस, टू का मतलब दो फेज में, विच आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बोला जा रहा है कि जब कोई एक ही सब्सटेंस दो इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद होता है तो उस समय उसकी मोलर फ्री एनर्जी यानी कि डेल्टा जी या फिर जी बी माइनस जी ए बोल लीजिए, तो दोनों फेज की जो मोलर फ्री एनर्जी होती है वो आपस में इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है, सेम होती है। यहाँ पे लिखा हुआ सेम होती है, यानी कि इक्वल होती है, यानी कि जी बी इक्वल टू में जी ए होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए होता है, जब अब चेंजिंग आने लगेगी तब ऐसा नहीं होगा। हैंस गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फेज ए एंड फेज बी। फेज ए और फेज बी के लिए अगर आप गिव्स फ्री एनर्जी निकालेंगे तो जी ए इक्वल टू में हो जाएगा आपका फेज ए का मतलब जी ए, तो जी ए इक्वल टू हो जाएगा वी ए डी पी माइनस, ये आपका एस बना हुआ है, इसको आप ठीक से एस बना लीजिएगा। ठीक है, ये जहाँ जहाँ आपको ऐसा दिखेगा ना इसको आप एस बना लीजिएगा। यहाँ पर भी एस है, मतलब हर जगह जहाँ पर भी ऐसा आपको दिख रहा है इसको आप एस बना लीजिए। ठीक से बना नहीं है यहाँ पे जिसका भी नोट है, तो इस तरीके से आप इसको एस सब जगह पे बना लीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर, तो वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी हो जाएगा। ठीक है, वी ए का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम, वी ए का मतलब है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? तो फेज ए का वॉल्यूम। और डी पी आप जानते हैं प्रेशर के लिए, प्रेशर को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिखा गया है। और एस ए का मतलब यहाँ पर है एंट्रोपी। किसकी एंट्रोपी? तो फेज ए की एंट्रोपी इंटू में डी टी से उससे मल्टीप्लाई किया गया है। वैसे ही गिव्स फ्री एनर्जी आपका जो फाइनल स्टेट वाला है यानी कि जो बी वाला है, तो यानी दूसरा जो फेज है उसका, तो वी बी हो जाएगा और डी पी हो जाएगा माइनस एस पी डी टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो अब क्या कर देंगे आप? अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा? 10 चेंजिंग इन गिव्स एनर्जी जी बी माइनस जी ए, जी बी में से जी ए को घटा देंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पर, और इसको उठा करके यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस लगा करके। तो जब आप माइनस लगा देंगे तो आप जानते हैं ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन जब अंदर जाता है तो साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर वी बी डी पी है, वी बी डी पी, और यहाँ पर वी ए डी पी है। तो डी पी वाले को यानी कि बिल्कुल एकदम सेम फैमिली से है। यहाँ पर भी डी पी लगा, यहाँ पर भी डी पी लगा, मतलब बिल्कुल सेम फैमिली से हैं। जैसे यादव होता है ना, बिल्कुल सेम तो वो लोग सेम फैमिली मानते हैं। वैसे यहाँ पे डी पी लगा हुआ है लास्ट में, तो उसको बोलेंगे भैया टाइटल बिल्कुल सेम है तो मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करेगा? देखिए वी बी डी पी यहाँ पे लिख लेंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे तो ये आपको माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, मतलब वी ए डी पी। देखो वी ए डी पी, फिर माइनस एस बी डी टी, तो माइनस एस बी डी टी, फिर माइनस साइन यहाँ पे जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, तो प्लस एस ए डी टी हो जाएगा।
इन दोनों में से आप ध्यान से देखेंगे तो डी पी कॉमन हो रहा है, तो डी कॉमन ले लेंगे। डी वाली नहीं, व्हाट्सएप पे जो आप लगाते हैं ये यहाँ पर डी अलग है, ये देखने वाली डी नहीं है, ये समझने वाली डी है। तो डी और यहाँ पे अंदर बचेगा वी माइनस वी ए, तो वी माइनस वी ए। और यहाँ पर आप देखेंगे डी कॉमन होगा तो डी कॉमन ले लेंगे। और आप देखेंगे माइनस भी कॉमन हो रहा है, कॉमन नहीं वैसे कॉमन होता है, तो माइनस भी आपका कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि एस बी माइनस में एस ए हो जाएगा। तो एस बी माइनस एस ए, इसको भी आप एस बना लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा डेल जी इक्वल टू में आप देखेंगे डी पी और वी बी माइनस वी ए, यानी कि फिर से फाइनल में से इनिशियल को घटा रहे हैं तो डेल्टा लग जाएगा, तो डेल्टा वी हो जाएगा। और आपका एस बी माइनस एस ए, तो फिर से आप देखेंगे डेल्टा एस हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं तो हमेशा वहाँ पर डेल्टा लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, आगे देखते हैं। बट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए अभी हम लोग देखे थे डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी तो डेल्टा जी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है इसके इक्वल टू भी तो 0 है। तो डेल्टा जी इक्वल टू जब 0 है तो इस यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ए इसको उतार लेंगे, यहाँ पे इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस साइन में लगा हुआ है ना, इसको उठा करके भेज देते हैं इस साइड, यानी कि इक्वल की दूसरी तरफ, यानी कि 0 की तरफ, 0 की साइड भेज देते हैं। जब 0 की साइड भेज देंगे तो आप देखेंगे इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए डी टी डेल्टा एस इधर आ गया, इक्वल की इधर आ गया, और इधर आपका बचा डी पी डेल्टा वी, तो डी पी डेल्टा वी यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब फिर से खोजिए कि एकदम जो सेम फैमिली से हैं उनको एक तरफ कर दीजिए भैया, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से अपनी फैमिली में रह सकें। तो आप देख रहे हैं डेल्टा वाला आपका इधर है, डेल्टा वाला आपका इधर है, दोनों बिल्कुल बिछड़े हुए हैं, दोनों को मिला दीजिए। डी वाले डी और डी वाले यहाँ पे हैं, तो ये देखिए आपका डेल्टा एस यहाँ पे है ना, तो डेल्टा वी को इधर भेजिए और इसके नीचे कर दीजिए, डी टी को इधर भेजिए इसके नीचे कर दीजिए, तो डी पे वन में डी टी और यहाँ पे डेल्टा एस अपन में डेल्टा वी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। द एबव इक्वेशन 4 इज नोन एज क्लैपेरॉन इक्वेशन, बट वी नो दैट, देखिए ये जो आपका इक्वेशन आया है ना, अगर आपको जो आपका आंसर है अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो आप यहीं तक करके छोड़ दीजिए, यहीं तक आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको छोटा लग रहा हो तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एंट्रोपी होती है ना, ये जो डेल्टा एस, तो एंट्रोपी इक्वल टू आप जानते हैं डेल्टा एच अपॉन में टी होता है, यानी कि एंथैल्पी अपॉन में टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो आप इस यहाँ पे जो आपको डेल्टा एस दिख रहा है, डेल्टा एस की जगह पे इस वैल्यू को उठा करके ले जाके पुट कर दीजिए, आपका फिर से एक नया इक्वेशन बन जाएगा, जो कि आपका वो भी क्लैपेरॉन इक्वेशन ही होगा। जैसे ये देखिए, जब आप इस वैल्यू को उठा करके ऊपर वाले इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद आप देखेंगे आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन में टी डेल्टा वी इक्वल टू में डी पी अपॉन में डी टी। और आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 5, और इसे बोल देंगे द एबव इक्वेशन 5 इज आल्सो नोन एज क्लैपेरॉन इक्वेशन, या फिर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड अदर फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि ये इसका दूसरा फॉर्म है। आप चाहें तो वहीं पर छोड़ सकते हैं, वहीं पर आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इतना अगर आप लोग लिख देते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से इतना आंसर काफ़ी हो गया। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आपको थोड़ा सा छोटा ही लिखना है, 3-4 पॉइंट आप लोग लिख देंगे, बड़े आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन में पहला पॉइंट देखते हैं, देयर आर एप्लीकेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो एप्लीकेशन में आप लोग पहला पॉइंट लिख देंगे, क्लैपेरॉन इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट, किसकी हीट, तो वेपराइजेशन की। इसका मतलब ये हुआ कि उस सब्सटेंस के वेपराइजेशन, यानी कि वेपर में जो चेंज होने वाला प्रोसेस है, उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्लैपेरॉन इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेबल उस पर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग लिख देंगे, क्लैपेरॉन इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ, यानी कि ये भी कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, किसके कैलकुलेशन के लिए, तो आगे देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कैलकुलेशन के लिए भी हम लोग क्लैपेरॉन इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इसमें एप्लीकेबल करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आप लोग लिख देंगे, क्लैपेरॉन इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग। देखिए 2 पॉइंट आपका कैलकुलेशन से था, 2 पॉइंट आपका प्रिडिक्टिंग से रहेगा। ये देखिए ये भी प्रिडिक्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्रिडिक्टिंग लिखा हुआ है, यानी कि भविष्यवाणी करना है ना, भविष्यवाणी करना।
किसी के बारे में पहले से ही बता देना। तो क्लैपेरॉन इक्वेशन एकदम समझिए भगवान की तरह से है, ये भविष्यवाणी करने में भी काम देता है। किसकी भविष्यवाणी? आपकी नहीं है कि आपको कितने बच्चे होंगे, कब शादी होगी, कब जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी नहीं करता है, ये थोड़ा कुछ अलग तरीके की करता है। कौन सी? तो क्लैपेरॉन इक्वेशन इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिडिक्टिंग, यानी कि भविष्यवाणी करने के लिए किसकी? तो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और द वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज। अगर उस सब्सटेंस का सॉलिड फेज है और लिक्विड फेज है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फेज के लिए उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाला प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट होगा, या वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होगा, यानी कि आयतन का, और डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा। इन तीनों ही बातों को प्रिडिक्ट करने के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चौथा पॉइंट इसमें आप लोग लिख देंगे, क्लैपेरॉन इक्वेशन इज आल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी कि फिर से प्रेशर के इफेक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, पहले से ही बताने के लिए, भविष्यवाणी इसकी करने के लिए। किसके प्रेशर की? तो ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि उस पर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर अप्लाई होगा या फिर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा उसका, उस ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इसको भी, इसके इफेक्ट को भी मेजर करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग पहले से ही प्रिडिक्टिंग यानी कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी कि क्लैपेरॉन इक्वेशन का इस्तेमाल करके पहले से ही बताया जा सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं 3-4 पॉइंट बहुत ही आसान थे, एप्लीकेशन में भी ये भी आपको ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। और बाकी डेरिवेशन तो आपने देखा ही, बहुत ही हल्का था, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इससे भी भारी भारी डेरिवेशन कर ही लिया है, गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह वाला। तो ये तो उसके सामने बहुत ही बच्चा था, बिल्कुल अभी पैदा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल इसके पापा बनेंगे, पापा मम्मी, यानी कि इसको बड़े आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है, ठीक से समझ में आया है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ क्लैपेरॉन इक्वेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्या यही आएगा ही, तो इसको आप लोग बड़े आराम से कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी क्लासमेट्स को ये वीडियो शेयर करिए, उनसे भी बोलिए कि वो लोग भी देखें और इसका नोट्स तैयार कर लें, फटाफट एग्जाम में आने वाला है। आप लोग टाइम निकाल करके मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन लाइंस लिखते हैं, उन सभी लाइंस के लिखने वालों को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जब भी अपना कमेंट लिखते हैं तो कमेंट में लास्ट में या फिर शुरू में ही अपना नाम और साथ में ये बताया करिए कि आप किस ज़िले से और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप किस स्टेट के किस ज़िले से मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। प्लीज़ आप लोग इतना करिएगा मेरे लिए। आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं, जब भी लिखते हैं, हालांकि आप लोग एक बार लिख देंगे तो फिर बाकी के कमेंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ जाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग जब पहली बार लिख रहे हैं तो प्लीज़ लिख करके मुझे बताइएगा कि आप लोग कहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग मेरी बात को मानेंगे, और आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मानते ही हैं, मुझे पता है आप लोग मानेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, मेरी विदाई नहीं हो रही, ठीक है। फिर मैं आऊँगा दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।